हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्वार्टर फोर के कॉन कॉल जो हैं वो आ चुके हैं। तो कंपनी के कॉन कॉल के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है, आगे का आउटलुक क्या है, क्या गाइडेंस यहाँ पर कंपनी दे रही है और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टॉक में अभी भी पी री रेटिंग या डी रेटिंग होनी बाकी है या नहीं। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो फुल ईयर बेसिस पर 77% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। 4,870 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कंपनी ने किए हैं। ऑल दो कंपनी का जो गाइडेंस था फुल ईयर बेसिस पर वो था 4,550 करोड़। तो वहां से एक बहुत अपसाइड जो है हमें रेवेन्यू में देखने को मिला है, यानी एक अच्छे तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने गाइडेंस को बीट किया है। और पैट के अगर गाइडेंस की बात करें तो वो 280 करोड़ का था, उसकी जगह पे कंपनी ने पैट किया है 288 करोड़ रुपए। और कंपनी के मार्जिन पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्टेगनेंट से रहे हैं 10% के। तो कुल मिलाकर के कंपनी ने बहुत बढ़िया जो क्वार्टर फोर का नंबर था वो दिया है। और लेकिन कंपनी के नंबर आने के बाद हमें स्टॉक प्राइस में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो पी में हमें एक डी रेटिंग भी देखने को मिली है। तो देखते हैं ऐसा क्या कॉन कॉल में बातें हुई हैं। तो कॉन कॉल की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्वार्टर फोर के परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं। रेवेन्यू 77% से ग्रो किए हैं, इबिटा 93% से और नेट प्रॉफिट 105% से। कंपनी के अगर हम रूम एसी बिजनेस की बात करें तो वो आप देख सकते हैं लगभग 128% की ग्रोथ हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है। और यहाँ ये जो बिजनेस है ये पूरे रेवेन्यू में, मतलब जो 4,800 समथिंग करोड़ का उनका रेवेन्यू था उसमें से 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो एसी सेगमेंट से आया है। तो कंपनी का जो ये प्रोडक्ट वाला बिजनेस है जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेंट आते हैं, ये पूरे रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। और इन तीनों का भी रेवेन्यू अगर ऐड कर दिया जाए तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट रेवेन्यू से इन तीनों का कंबाइंड रेवेन्यू ज्यादा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। वॉशिंग मशीन के भी बिजनेस में देखा जाए तो 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एयर कूलर की बात करें तो ये बिजनेस भी 80% से ग्रो किया है। एसी बिजनेस में ग्रोथ पीजीईएल कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 क्वार्टर से देखा जाए तो पूरे इंडस्ट्री में आउट परफॉर्म किया है। रिसेंटली अंबर इंटरप्राइजेस के भी रिजल्ट आए हैं, वहां पे भी रेवेन्यू में हमें 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अंबर का जो बिजनेस है नॉन एसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट में है। मेन इनका बिजनेस जो है वो आरएसी में ही है। और उस सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो इनका आरएसी एंड इट्स कंपोनेंट जो बिजनेस है वो लगभग जो है 49% से ग्रो किया है। FY25 की अगर हम बात करें तो फुल ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू की ग्रोथ रही है वो 46% की रही। तो कहीं ना कहीं पीजीएल की जो आरएसी वाला बिजनेस है वो पूरे इंडस्ट्री में लीडिंग ग्रोथ दिखा रहा है। कैपेक्स की बात करें तो यहाँ पर कैपेक्स भी लगभग 488 करोड़ रुपए का जो है तो FY25 में कंपनी ने किया था। बैलेंस शीट में अगर कैश की बात करें तो लगभग 980 करोड़ रुपए के कैश हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है क्योंकि लगभग 0.14 डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पे कंपनी का। और अगर टोटल डेट की बात करें तो देखिए कैश इनके पास 980 करोड़ का और कंपनी के पास अगर आप डेट देखेंगे तो वो 384 करोड़ रुपए है। तो यानी कि कंपनी अपने डेट को कभी भी इजीली जो है तो छोटा मोटा डेट है, बहुत बड़ा डेट नहीं है और इसको कभी भी अपने कैश से इस डेट को कंपनी इस डेट को खत्म कर सकती है। FY26 का गाइडेंस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बिजनेस एक बार देख लेते हैं और कैपेक्स देख लेते हैं। कैपेक्स का जो गाइडेंस है FY26 के लिए वो 800 से 900 करोड़ का है। तो हायर कैपेक्स रहेगा इस बार, लगभग ऑलमोस्ट डबल है। 488 करोड़ का पिछले साल FY25 में रहा है और वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है तो 800 से 900 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान इंक्लूडेड है। तो इसमें कई सारे कैपेक्स के प्लान इंक्लूडेड हैं, जैसे आरएसी वाला तो अभी ग्रीन फील्ड चल ही रहा है भिवंडी में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर का भी प्लांट जो है फाइनलाइज होना बाकी है, जहां पे लगभग 300 करोड़ रुपए का जो है तो उसमें बजट रहेगा। और पीजीएल का इस बार देखा जाए तो अगर आप देखेंगे इस बार का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो वो नेगेटिव आया है, लास्ट ईयर पॉजिटिव रहा है। तो जब भी ऐसे कैपेक्स वाली कंपनियां रहती हैं तो वहां पर मतलब अगर छोटे स्केल की कंपनी है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, तो वहां पर कैश फ्लो जरूरी नहीं कि आपको हर बार पॉजिटिव ही दिखेगा, क्योंकि वहां पर कंटिन्यू कंपनी जो है कैपेक्स वगैरह करती रहती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैपेक्स है
कंपनी का वहां पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी का एक तरीके से बिग डिसीजन है और मतलब अच्छा डिसीजन है, मैं इसे बढ़िया डिसीजन मानूंगा क्योंकि आगे चल के देखेंगे इसी कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ है। कंप्रेसर का जो इंपोर्ट है गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल के लिए अभी एक्सटेंड की है, यानी अप्रैल 2026 तक ही एक्सटेंशन है कंप्रेसर का इंपोर्ट, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हो सकता है कि पीजीएल इन हाउस कंप्रेसर का जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो वो खुद को भी यूज कर सकती है और दूसरे कंपनी को भी हो सकता है कि अपना क्लाइंट में उनको शामिल कर सकती है और कंप्रेसर जो है उन लोगों को एक्सपोर्ट कर सकती है। एंड हैवी कैपेक्स चल रहा है, अगले 2 साल में आप देखेंगे डबल हो जाएगा ग्रॉस ब्लॉक। तो हो सकता है कि अगले 2 साल में भी यहाँ पे इनका जो कैश फ्लो है वो आपको नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले। डिविडेंड एज सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 25 पैसे का डिविडेंड है और इसके पहले आई थिंक सितंबर में 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो चाय पानी का गुजारा इसमें शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें तो ब्लू स्टार और वोल्टास जो हैं इनके कस्टमर हैं एंड दे आर बीइंग कॉशियस दिस टाइम, क्योंकि अर्ली मानसून है, डिलेड समर है, हर बार की ये कहानी रहती है। खैर समर चाहे डिलेड हो या थोड़ा बहुत हो, थोड़ी सी भी गर्मी होती है। आजकल एसी की डिमांड है, हर जगह आपको एसी देखने को मिलेगा घर घर में एंड बहुत कम पेनिट्रेशन है, 7% का पेनिट्रेशन। लगभग 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में अगर हाउस होल्ड में देखा जाए तो 7% का पेनिट्रेशन है रूम एसी का। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे अंबर की बात करें 49% से ग्रो कर रहा है, पीजीएल 102% से ग्रो कर रहा है, गिरते पड़ते ई पैक भी जो है तो 20-25% से ग्रो कर ही ले रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही है, वो एक अलग इशू है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पीजीएल का कहना है कि इनके 2 कस्टमर यहाँ पर जो है तो थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं, बट स्टिल कंपनी के पास जो है काफी सारे कस्टमर्स हैं और डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है इसने अपने कस्टमर बेस को। तो नो डाउट भले चाहे ये लोग कॉशियस हो रहे हैं बट स्टिल कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि वो FY26 के गाइडेंस को मीट कर पाएंगे। देखते हैं कंपनी का गाइडेंस कैसा है, उसको हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक डिवीजन की बात करें तो ये सेगमेंट जो है थोड़ा स्लो पेस से ग्रो करेगा, लगभग 10% से। और यहाँ पे पीजीएल ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है इस कॉन कॉल में। देखेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अगर बात करें तो पीजीएल ने कहा है कि पीएलआई एक इनेबलर था टू गेन द स्केल एंड कंपनीज दैट लेवरेज्ड इट नाउ हैव द लीडरशिप पोजीशन। तो पीजीएल अगर आप देखेंगे तो पीएलआई स्कीम ने कुछ कंपनीज को बहुत ऊपर चढ़ाया है और उसमें डिक्सन भी एक कंपनी है जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी हो चुकी है। पीएलआई स्कीम का बहुत बढ़िया बेनिफिट उठाया है और पीजीएल ने भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट उठाया है और यहाँ पे मैनेजमेंट ने यही कहा है कि पीएलआई स्कीम ने जो है एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया है। जो कंपनियां इस एडवांटेज का फायदा उठा के आगे निकल गई हैं वो लीडर पोजीशन में रहेंगे और आगे आने वाले टाइम पर इस इंडस्ट्री में आपको एक एंट्री बैरियर देखने को मिलेगा। और कंपनी को यहाँ पे कहना है कोई भी थ्रेट नहीं है न्यू प्लेयर से। तो ये एक तरीके से बिजनेस में इनका एक मोड दिखाता है। ऑल्दो कंपनी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने इस बारे में बात की थी कि ईवी की असेंबली करेंगे और उसके अप्रूवल अभी भी बाकी हैं और ईवी पार्टनर जो हैं इनके वो वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अप्रूवल मिले तो वहां से भी रेवेन्यू जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस अप्रूवल में लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं एंड कैपेक्स जो है अभी इस सेगमेंट में बहुत हाई नहीं है, दैट इज वाई एसेट टर्न विल बी वेरी गुड इन कमिंग क्वार्टर्स। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। तो पीजीईएल ने एक्चुअली एक मसला चल रहा था, एक इशू था कि कंप्रेसर का शायद शॉर्टेज होगा और जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं वो उस तैयारी में थी, अपने क्लाइंट से बात कर रही थी ये इंश्योर करने के लिए कि शॉर्टेज ना हो। लाइक ईपैक की बात करें, अंबर की बात करें, पीजीएल ने क्या किया कि इन्वेंट्री बिल्डअप की लगभग 1300 करोड़ की, तो उन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली है ताकि इस इशू से उनको किसी से बात ना करना पड़े और ह्यूज इन्वेंट्री उन्होंने बिल्डअप कर ली है, हायर साइड में है ये इन्वेंट्री। और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड कि FY26 के एंड होते होते तक ये इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और इस गर्मी के सीजन में जितना ज़्यादा ये सेल कर लेंगे उतना जल्दी इनका इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। R&D की बात करें तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे कंपनी जो है R&D कर रही है पिछले 3 से 4 सालों में और अभी भी
कंटिन्यू जो है तो इन्वेस्ट कर रही है एग्रेसिवली R&D फॉर एसी एंड वॉशिंग मशीन। दोनों ही हाई मार्जिन एंड हाई रेवेन्यू बिजनेस हैं पीजीएल के लिए। गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर, तो यहाँ से कंपनी जो है तो लैपटॉप वगैरह और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ से टर्नओवर अच्छा रहा है कंपनी का, लगभग 544 करोड़ रुपए, बट ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन अच्छे नहीं होते। आप डिक्सन के भी देखेंगे नियरली 3 से 4% के मार्जिन है, और यहाँ पे कंपनी का भी मार्जिन फिलहाल 1% का है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि FY26 में 1.5 से 2% के इबिट्टा मार्जिन हो जाएंगे, और हो सकता है कि FY26 में ही ये बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ऐसा होता है तो वहाँ पे भी एक ऑपरेटिंग लेवरेज आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वाई गाइडेंस में आप देखेंगे तो रेवेन्यू से ज़्यादा ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने पैट में दिया है, जो कि गाइडेंस वाले सेक्शन में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी मार्जिन जो है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का कहना है कि 2% के ही मार्जिन रहेंगे। और कंपनी ने क्लियरली ये बोल भी दिया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस रहता है वहाँ हाई मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर बिजनेस की बात करें तो नया प्रोडक्ट है कंपनी का, एंड दिस बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। बाकी वॉशिंग मशीन वाला भी बिजनेस बढ़िया कर रहा है, और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी इसका रेवेन्यू में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भी PLI स्कीम में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, और इसके लिए वो अपने प्रोबेबल पार्टनर जो कि चाइना और ताइवान में है उनसे बात कर रही है। एंड क्योंकि अर्ली स्टेज में है इसलिए ऐसा कोई यहाँ पे इसमें कैपेक्स वगैरह कंपनी नहीं की है। अगर क्लाइंट से बात हो जाती है, वहाँ से उनको एश्योरेंस आता है कि हाँ कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि इस सेगमेंट में भी कंपनी कैपेक्स करे। बाकी जहां तक कंप्रेसर अवेलेबिलिटी की है तो इस बारे में भी बताया गया है कि 15 अप्रैल 2026 तक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि आप कंप्रेसर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हमें इंडिया से ही कंप्रेसर लेने होंगे, चाहे तो आप कंप्रेसर खुद बनाएं या फिर दूसरी कंपनियां जो इंडिया में कंप्रेसर बनाएंगी उनसे आप कंप्रेसर इंपोर्ट करें। तो इस चीज में PGL इज वन स्टेप अहेड। वो इन हाउस ही कंप्रेसर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसमें ऑलरेडी उन्होंने कैपेक्स किया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली FY26 में ही शायद वो अपना कैपेक्स, वो जो कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है स्टार्ट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं गाइडेंस की। तो कंपनी के नंबर इस बार FY26 में बहुत अच्छे रहे हैं। 77% से रेवेन्यू ग्रो किया है, 100% मोर देन 100% की ग्रोथ जो है तो प्रॉफिट में रही है। लेकिन अगर गाइडेंस की बात करें तो FY26 में कंपनी जो है 30% की ग्रोथ की बात करती है, 6,355 करोड़। तो क्या ये एक रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट आने के बाद, कॉन कॉल होने के बाद स्टॉक प्राइस में हमें कंटिन्यू करेक्शन देखने को मिल रहा है? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले गाइडेंस को देख लेते हैं। 30% के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, और पैट में लगभग 39% के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि 405 करोड़ का है। यानी कि 200 अभी लगभग 90 करोड़ है, वहां से बढ़ करके 405 करोड़ हो जाएंगे। और जो रेवेन्यू है लगभग 4,800 समथिंग करोड़, तो वो जो है बढ़ करके 6,355 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऐसा कंपनी का गाइडेंस है। लेकिन एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर हम FY25 की बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस इनिशियली में जो दिया था वो था 3400 करोड़ का। उसके बाद कंपनी ने अपना गाइडेंस रिवाइज किया और रेवेन्यू का गाइडेंस दिया 3,650 करोड़ रुपए, और पैट में अगर आप देखेंगे तो 216 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर से कंपनी ने अपना गाइडेंस रिवाइज किया और दिया नया रेवेन्यू का गाइडेंस 4,250 करोड़ रुपए, और पैट में अगर आप देखेंगे तो 250 करोड़ रुपए। एंड दिस वाज नॉट ओनली द लास्ट टाइम दे रिवाइज द गाइडेंस, बट अगेन थर्ड टाइम दे रिवाइज द गाइडेंस, एंड द रेवेन्यू गाइडेंस वाज 4,550 करोड़ रुपीज, एंड पैट गाइडेंस वाज 280 करोड़ रुपीज। तो इसको भी कंपनी ने बीट किया। रेवेन्यू आया लगभग 4,800 समथिंग करोड़ रुपए, और पैट आया कंपनी का यहाँ पे लगभग 290 करोड़ रुपए। तो 3-4 बार कंपनी ने गाइडेंस को रिवाइज किया, और उसके बावजूद उन्होंने अपने गाइडेंस को बीट किया। ये क्या बताता है? एक और हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो FY23 की बात करें तो जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने लगभग 1,800 करोड़ रुपए का, और
कंपनी ने जो एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट किया वो था 2148 करोड़ रुपए, यानी लगभग 19% हायर। FY24 में लगभग फ्लैट से गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही रेवेन्यू रहे, और FY25 में तो आपने देख लिया, जो इनिशियल गाइडेंस था 3400, उसके कंपैरिजन में लगभग 4900 यानी 4880 करोड़ रुपए। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग 44% अपसाइड थे गाइडेंस से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है। कंजर्वेटिव यानी कि वो ऐसा गाइडेंस देता है कि एनी हाउ इतना तो मीट कर ही जाएंगे। फिर डाउन द लाइन जब Q1 के रिजल्ट आते हैं अच्छे आए, Q2 के आते हैं अच्छे आए, तो फिर वो धीरे धीरे अपने गाइडेंस को रिवाइज करते हैं। दैट इज वाई अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली वो गाइडेंस कम देते हैं और उससे बेटर परफॉर्म करके आते हैं। बट राइट नाउ व्हाट द मार्केट इज लुकिंग एट कि 100 का पी था और यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस दिया गया 30%, पैट का गाइडेंस दिया लगभग 40% का। दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा सा हमें डी रेटिंग देखने को मिली है। बट आई थिंक कि डाउन द लाइन कंपनी अच्छा करेगी, इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, और डेफिनेटली वो ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे जो लास्ट ईयर उन्होंने दिया 100% की ग्रोथ। ऐसा बहुत कम होता है, साल 2 साल ग्रो कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसी ग्रोथ करके दिखा पाना इज रियली डिफिकल्ट। और अगर कंपनी अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही नंबर्स दिखाती है तो भी इट इज रियली गुड, क्योंकि 40% में पैट को ग्रो कर पाना, ईपीएस को ग्रो कर पाना इज ऑल्सो अ गुड थिंग। और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मतलब इतना कोई खराब सा गाइडेंस आ गया है। 40% की ग्रोथ भी बहुत बड़ी गाइडेंस है। हार्डली 20% के ऊपर भी बहुत कम कंपनियां हैं जो ग्रो करके दिखा पाती हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो रिजल्ट के बाद, कॉन कॉल के बाद जो गिरावट आई है स्टॉक में, दिस इज द रीजन कि काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है कंपनी ने। मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो गई है और गाइडेंस जो है थोड़ी सी स्लो हुई है इस बार की एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। दैट इज़ वाई हमें शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। टॉकिंग अबाउट मी, तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फ्री का है और लगभग और मेरा कैपिटल इसमें नहीं है। ये जो भी अमाउंट है, चाहे इन्वेस्टेड हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही ऐड कर दें तो वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट ही है। और थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एवरेज अप हो गया है, लगभग 250 के अराउंड मेरी स्टॉक में एंट्री थी, लेकिन HCL टेक वगैरह से जो जो डिविडेंड आते हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें री इन्वेस्ट कर देता हूँ। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे एवरेज जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है, क्योंकि मेरी बाइंग भी कुछ 2-3 बाइंग जो हुई है वो लगभग 800 के अराउंड और 700 के अराउंड हुई है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे एवरेज मेरा थोड़ा सा अप साइड में है। एंड आई थिंक कि कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, और मतलब जो भी बातें करता है फैक्ट के साथ बातें करता है। जो भी कॉशियस अगर आउटलुक है उसके बारे में भी मैनेजमेंट बात कर रहा है। एंड गाइडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट बीट करता आया है। एंड आई थिंक कंपनी विल परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी हमेशा मतलब जैसा बोल रही है वैसा परफॉर्म करे ही। मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और रिस्क फैक्टर को हमें ले करके चलना है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।